नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 संसद से हुआ पारित। डेटा के उपयोग के लिए लेनी होगी सहमति। माइनर के लिए माता पिता की सहमति जरूरी। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 लोकसभा में हुआ पेश। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की होगी स्थापना। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड होगा निरस्त। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने दी वाकविटा के विलुप्त होने की चेतावनी। मात्र 10 रह गई है इनकी आबादी। IUCN ने माना है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसरो ने निजी कंपनी को दी IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी। भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है मकसद। अंतरिक्ष उद्योग में बढ़ेगी निजी भागीदारी। और भारत की ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में 33% की गिरावट दर्ज। 2016 से 2019 के बीच सालाना 3% की आई कमी। 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को कम करना है लक्ष्य। आइए अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 संसद से पारित हो गया। बिल का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा और व्यक्ति की गोपनीयता को सुरक्षा प्रदान करना है। यह बिल भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग पर लागू होगा, जहां डेटा ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्र किया जाएगा। बिल में व्यक्तिगत डेटा के उपयोग से संबंधित कई दिशा निर्देश जोड़े गए हैं। अब व्यक्ति की सहमति से ही व्यक्तिगत डेटा का प्रयोग वैध माना जाएगा। बिल में सहमति लेने से पहले एक नोटिस दिए जाने की बात कही गई है। डेटा का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, इस बात का उल्लेख नोटिस में शामिल होगा। साथ ही व्यक्ति को अपनी सहमति किसी भी समय वापस लेने का अधिकार होगा। हालांकि कुछ वैध क्षेत्रों में डेटा के उपयोग के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सरकार द्वारा लाभ या सेवा, मेडिकल इमरजेंसी और रोजगार जैसे विषय शामिल हैं। वहीं 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति ली जाएगी। बिल में डेटा प्रिंसिपल के तहत कुछ अधिकार तथा कर्तव्य जोड़े गए हैं। इनमें डेटा साझा करने वाले व्यक्ति के पास ये जानने का अधिकार होगा कि उनके डेटा का प्रयोग कहां किया जाएगा। साथ ही व्यक्तिगत डेटा में सुधार और उसे हटाने का भी प्रावधान शामिल है। झूठी शिकायत न करने और गलत विवरण न साझा करने जैसे कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति 2 साल के लिए की जाएगी। बिल में इन सदस्यों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। इस बोर्ड द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए जाएंगे, जिनमें जुर्माना लगाना, डेटा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूशरीज को निर्देशित करना शामिल है। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा शिकायतों का भी निपटारा किया जाएगा। आपको बता दें कि डेटा फिड्यूशरी वो संस्था या व्यक्ति है जो पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग का माध्यम और उद्देश्य तय करता है। डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय की विफलता पर 250 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सार्थक जानकारी के लिए डिजिटल डेटा का संग्रह और उसका संचालन डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा प्रोसेसिंग सूचना प्रोसेसिंग का एक रूप है, जिसमें सूचना को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि व्यक्ति को उसे समझने में आसानी हो। डेटा प्रोसेसिंग में डेटा के संग्रह के साथ साथ उसका भंडारण, उपयोग और साझाकरण भी शामिल है। उधर राज्यसभा से प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित हो गया। ये बिल प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को निरस्त करता है। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा एक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति की जाएगी। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सभी पत्रिकाओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा पत्रिकाओं के शीर्षक की स्वीकार्यता के लिए दिशा निर्देश भी तय किए जाएंगे। यह बिल समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। इसमें पुस्तकों का सूचीकरण किए जाने की भी बात कही गई है। हालांकि पत्रिकाओं की सूची में वैज्ञानिक और अकादमिक पत्रिकाओं को शामिल नहीं किया गया है। विधेयक के मुताबिक जिस व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैर कानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो, उसे पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा प्रेस रजिस्ट्रार जनरल किसी भी पत्रिका के पंजीकरण को न्यूनतम 30 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर सकते हैं। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा निलंबन अवधि 180 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। वहीं बिल में विदेशी पत्रिकाओं से जुड़े नियम भी साझा किए गए हैं। विधेयक के मुताबिक
केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बाद ही किसी विदेशी पत्रिका का भारत में पुनरुत्पादन किया जाएगा। ऐसी पत्रिकाओं के पंजीकरण की विधि भी तय की जाएगी। इसके साथ ही बिल में पंजीकरण निलंबित या रद्द होने के खिलाफ अपील दायर करने का प्रावधान शामिल किया गया है। ऐसी अपील 60 दिनों के भीतर प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड के समक्ष दायर की जा सकती है। राज्यसभा से ही अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 भी पारित हो गया। विधेयक का उद्देश्य कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अपने अधीन कार्यरत कर्मियों पर प्रशासनिक या अनुशासनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के लिए सशक्त करना है। वर्तमान में कमांडर इन चीफ को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। विधेयक के तहत केंद्र सरकार अंतर सेवा संगठनों का गठन कर सकती है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित कम से कम 2 कर्मचारी होंगे। संगठन में एक संयुक्त सेवा कमान भी शामिल हो सकता है, जिसे कमांडर इन चीफ की कमान के तहत रखा जा सकता है। अंतर सेवा संगठन का संचालन केंद्र सरकार करेगी। सरकार ऐसे संगठनों को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या सार्वजनिक हित के आधार पर भी निर्देश जारी कर सकती है। साथ ही केंद्र सरकार भारत में स्थापित और संचालित ऐसे किसी भी बल को अधिसूचित कर सकती है कि जिस पर यह विधेयक लागू होगा। कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त होने वाला अधिकारी फ्लैग ऑफिसर, वायुसेना अधिकारी या सेना का जनरल ऑफिसर होगा। कमांडर इन चीफ को सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर, सेवा अधिनियम या सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी और प्राधिकरण के प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग का अधिकार होगा। विधेयक के तहत एक कमांडिंग ऑफिसर का भी प्रावधान किया गया है, जो किसी यूनिट, जहाज या प्रतिष्ठान की कमान संभालेगा। अधिकारी कमांडर इन चीफ द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का भी पालन करेगा। साथ ही कमांडिंग ऑफिसर को संगठन में नियुक्त, प्रतिनियुक्त, तैनात या संलग्न कर्मियों पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार प्राप्त होगा। इन विधेयकों के अलावा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 संसद से पारित हो गया। विधेयक के तहत राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या एनआरएफ नामक एक नई संस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया है। विधेयक अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा देता है। एनआरएफ में विज्ञान, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसी श्रेणियों को शामिल किया गया है। एसईआरबी में शामिल गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा की जाती थी, जबकि एनआरएफ में शामिल गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। इसके उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। बोर्ड में व्यापार व उद्योग से 5, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के क्षेत्र से 1 और प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के 6 विशेषज्ञों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, जो सचिव या उससे ऊपर के स्तर का होना चाहिए। एनआरएफ निजी स्रोत, परोपकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से फंड और धनराशि प्राप्त कर सकता है। दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने पर एसईआरबी निरस्त हो जाएगा। इसके साथ ही एसईआरबी को उपलब्ध धनराशि एनआरएफ को प्राप्त हो जाएगी। एनआरएफ का प्रशासनिक प्रबंधन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। साथ ही विधेयक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के आधार पर देश में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में सरकार ने देश की सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जीएमपी को लागू करने का निर्देश दिया है। इसे जारी करने का उद्देश्य कंपनियों को वैश्विक मानकों के बराबर लाना है। बीते दिनों विभिन्न देशों ने भारत में निर्मित सिरप, आई ड्रॉप जैसी दवाओं के कथित रूप से संदूषित होने का आरोप लगाया था। इसी बीच वैश्विक स्तर पर हुई कुछ मौतों का संबंध इन उत्पादों से जोड़ा गया। सरकार द्वारा 165 विनिर्माण कंपनियों के जोखिम आधारित निरीक्षण में बुनियादी ढांचे की कमी और खराब दस्तावेजीकरण जैसी अनेक खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में 10,500 दवा निर्माण कंपनियों में से केवल 2,000 ही वैश्विक मानकों को पूरा करती हैं। इन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए साल 2018 में यह संशोधन किया गया था। दवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के तहत गुणवत्ता को नियंत्रित करने के उपाय, उचित दस्तावेजीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता ली जाएगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनियों को अपने सभी उत्पादों की गुणवत्ता और किसी भी प्रकार के संदिग्ध दोष की जांच करनी होगी। साथ ही निवारक कार्रवाई को लागू भी करना होगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है तो इन परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए परिवर्तन नियंत्रण प्रणाली का भी सुझाव दिया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि कंपनियों के पास जीएमपी संबंधित कंप्यूटरीकृत सिस्टम होना चाहिए ताकि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। इसके लागू होने से उद्योग में समान गुणवत्ता स्थापित होगी, जिससे अन्य देशों के नियामकों का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही घरेलू बाजारों में दवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार यह बदलाव 1 अगस्त से लागू माना जाएगा। 250 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली
बड़ी कंपनियों को 6 महीने के भीतर बदलाव करना होगा, जबकि इससे कम टर्नओवर वाले मध्यम और छोटे उद्यमों को 1 साल के भीतर इसे लागू करना होगा। हाल ही में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी निजी कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज को हस्तांतरित की। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने कार्यक्रम के दौरान एक समझौते के माध्यम से तकनीक का हस्तांतरण किया। इसरो का लक्ष्य अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इसी को ध्यान में रखते हुए IMS-1 प्रौद्योगिकी को निजी हाथों में दिया गया है। यह हस्तांतरण भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में निजी भागीदारी के बढ़ने के संकेत देता है। यह सैटेलाइट बस इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा विकसित की गई है। IMS-1 सैटेलाइट बस एक छोटा सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है। बस अलग अलग पेलोड के लिए एक समर्पित वाहन के रूप में काम करती है, जो उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समय में होने वाले त्वरित बदलाव को सुनिश्चित करते हुए अर्थ इमेजिंग, महासागर और वायुमंडलीय अध्ययन, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों को सक्षम बनाती है। ये तकनीक कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच को सक्षम बनाती है। NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरिक्ष से संबंधित भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकलने वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रचार में भी अहम भूमिका निभाती है। वहीं अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज एक एरोस्पेस कंपनी है, जिसके पास इंजीनियरिंग, विनिर्माण और सिस्टम एकीकरण में विशेषज्ञता है। रक्षा और अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में इस कंपनी का अहम रोल रहा है। हाल ही में लैंसेट द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बेहतर पोषण और जल्दी वजन बढ़ने से टीबी के मामले और मृत्यु दर में कमी आ सकती है। ये दावा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस चेन्नई के सहयोग से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। इसमें RATIONS यानी पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करके टीबी की सक्रियता को कम किया गया था। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला अध्ययन है जिसमें पोषण के माध्यम से टीबी के मामलों को कम करने की बात कही गई है। इसे अगस्त 2019 और अगस्त 2022 के बीच झारखंड के 4 जिलों में किया गया था। एक अध्ययन के मुताबिक झारखंड में टीबी के सबसे अधिक मरीज हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले लोगों को बेहतर पोषण से टीबी के सभी रूपों में करीब 40% की कमी की जा सकती है। साथ ही संक्रामक टीबी को 50% तक कम किया जा सकता है। वहीं कम वजन वाले टीबी रोगियों के वजन में वृद्धि होने से जोखिम को करीब 60% तक कम किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टीबी के एक भी मामले को रोकने के लिए लगभग 30 घरों और लगभग 47 रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि रिपोर्ट में 2 तरह के अध्ययनों को शामिल किया गया है। पहले अध्ययन के तहत गैर सुनियोजित तरीके से टीबी संक्रमित परिवार को नियमित रूप से पोषण भोजन सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिसमें 4724 परिवारों के सदस्य शामिल थे। जबकि दूसरे अध्ययन में भोजन सामग्री के साथ अन्य पोषक तत्व को भी उपलब्ध कराया गया, जिसमें 5621 टीबी मरीज के पारिवारिक सदस्य शामिल थे। रिपोर्ट बताती है कि पहले अध्ययन के मुकाबले दूसरे अध्ययन में शामिल टीबी रोगियों में करीब 39 से 48% की कमी आई है। गौरतलब है कि अल्पपोषण विश्व स्तर पर टीबी का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। ऐसे में यह अध्ययन टीबी रोगियों में मृत्यु दर के जोखिम को कम कर सकता है। बीते दिनों एक बेंगलुरु निवासी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में हवाना सिंड्रोम और उच्च आवृत्ति माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की जांच की मांग की गई है। इस याचिका के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने मामले की जांच पर सहमति जताई है। वर्ष 2015 में पहली बार क्यूबा में हवाना सिंड्रोम का मामला सामने आया था, जब अमेरिका ने हवाना में अपना दूतावास खोला। इसके लगभग 1 वर्ष बाद दूतावास और खुफिया अधिकारियों को अपने मस्तिष्क में अचानक से दबाव महसूस होने लगा और उनमें सिरदर्द की समस्या लगातार रहने लगी। भारत में वर्ष 2021 में ऐसा मामला पहली बार तब सामने आया जब CIA निदेशक विलियम बर्न्स के साथ अमेरिकी खुफिया अधिकारी भारत की यात्रा कर रहे थे। दरअसल हवाना सिंड्रोम को मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस बीमारी में आमतौर पर पीड़ित को बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही मतली, चक्कर, सिरदर्द, याददाश्त कमजोर होना और शारीरिक संतुलन जैसी समस्या भी इसके लक्षणों में शामिल है। माना जाता है कि विभिन्न देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास अधिकारियों द्वारा इसका अनुभव किया जाता है। आपको बता दें कि हवाना सिंड्रोम के कारण अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि अमेरिका में पीड़ितों की जांच करने और वैज्ञानिक अध्ययन के बाद कुछ कारण सामने आए हैं। इनमें उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव विकिरण को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है।
यदि कोई व्यक्ति माइक्रोवेव विकिरण के संपर्क में आता है तो उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसके कारण मस्तिष्क के भीतर दबाव बनने लगता है और ध्वनि सुनाई देने का एहसास होता है। गौरतलब है कि जिस गैजेट या उपकरण के माध्यम से माइक्रोवेव विकिरण को भेजा जाता है उसे माइक्रोवेव गैजेट के नाम से जाना जाता है। हाल ही में मंगल ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों ने नया खुलासा किया है। लाल ग्रह के विषय में बताया गया है कि ग्रह के घूर्णन की गति तेज हो गई है। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आई कि मंगल ग्रह का कोर तरल अवस्था में है। ग्रह का कोर भीतर ही तरल अवस्था में चारों ओर घूम रहा है, जिसके कारण घूर्णन के समय ग्रह के डगमगाने की खगोलीय घटना होती है। ये जानकारी नासा द्वारा भेजे गए मार्स मिशन इनसाइट लैंडर के डेटा के आधार पर सामने आई है। लैंडर के रोटेशन और आंतरिक संरचना प्रयोग के डेटा का अध्ययन किया गया है। विशेषज्ञों ने पाया कि ग्रह का घूर्णन प्रतिवर्ष लगभग 4 मिली आर्क सेकंड तेज हो रहा है। हालांकि ग्रह के घूर्णन में आए इस बदलाव के पीछे की वजह का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। घूर्णन की गति में आए बदलाव के कारण से जुड़ी कुछ संभावनाएं बताई गई हैं। इन संभावनाओं में ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ जमा होने या फिर हिमनदों के कारण ग्रह के द्रव्यमान वितरण में बदलाव होना शामिल है। आपको बता दें कि कोर किसी भी ग्रह का सबसे आंतरिक हिस्सा होता है। किसी भी ग्रह का कोर पूरी तरह से ठोस या पूरी तरह से तरल हो सकता है। इसके अलावा ठोस और तरल परतों का मिश्रण भी हो सकता है। जैसे कि मंगल ग्रह का कोर तरल अवस्था में है, वहीं पृथ्वी का कोर ठोस और तरल परतों के मिश्रण से बना है। इसमें आयरन और निकल जैसे रासायनिक तत्व शामिल हैं। वहीं नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में मंगल ग्रह की सतह पर होने वाले कंपन की जांच के लिए इनसाइट मिशन लॉन्च किया था। उसी साल इनसाइट लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। लैंडर इनसाइट ने पहली बार मंगल ग्रह पर हवाओं की आवाज रिकॉर्ड की थी। आपको बता दें कि भारत ने भी साल 2013 में मंगल ग्रह की सतह की जांच के लिए मंगलयान मिशन लॉन्च किया था। हालिया एक शोध से पता चला है कि अंटार्कटिक में बर्फ पिघलने की घटना भविष्य में बेहद गंभीर रूप ले सकती है। जर्नल फ्रंटियर्स इन एनवायरमेंटल साइंस के इस अध्ययन में अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर में मौसम, समुद्री बर्फ, समुद्र के तापमान और जैव विविधता सहित अन्य घटनाओं के साक्ष्य की समीक्षा की गई है। शोध के मुताबिक भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिक में बेहद भयावह मंजर देखने को मिल सकते हैं। साल 2022 में अंटार्कटिक में हुई हीट वेव की घटना के कारण वहां सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया। साथ ही वर्तमान में इस क्षेत्र में शीतकालीन समुद्री बर्फ का कम निर्माण हुआ है। एक अन्य रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 45 साल के उपग्रह डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक अंटार्कटिक समुद्री बर्फ अपनी सबसे निचली सीमा पर पहुंच गई है। बर्फ के आवरण का कम होना एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को तेज करने में मदद करता है। असल में बर्फ की सतह पर पड़ने वाली सूर्य की अधिकांश किरणें परावर्तित हो जाती हैं। वहीं पानी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें कम परावर्तित होती हैं, जिससे पानी का तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का असर जैव विविधताओं पर भी देखने को मिल रहा है। उदाहरण के लिए उच्च तापमान के कारण क्रिल की संख्या कम हो रही है। इसका असर क्रिल खाने वाले अन्य बड़े जानवरों पर दिख रहा है। इसके अलावा समुद्री तट पर मृत पाई गई सील भी जलवायु परिवर्तन का संकेत दे रही हैं। हालांकि अंटार्कटिक क्षेत्र के संरक्षण के लिए अंटार्कटिक संधि को अपनाया गया था। इस संधि का उद्देश्य अंटार्कटिक महाद्वीप को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने एवं असैन्यीकृत क्षेत्र बनाना था। साल 1961 में यह संधि लागू की गई थी। शुरुआती दौर में इस संधि पर केवल 12 देशों द्वारा दस्तखत किए गए थे। इस सूची में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, यूके और यूएस शामिल हैं। साल 1983 में भारत इस संधि का सदस्य बना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में 33% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके मुताबिक साल 2016 से साल 2019 की अवधि में भारत के उत्सर्जन में कमी की औसत दर 3% सालाना दर्ज की गई है। हालांकि इससे पूर्व साल 2014 से 2016 की अवधि में यह दर लगभग 1.5% थी। गौरतलब है कि यूएनएफसीसीसी द्वारा सभी देशों के लिए साल 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत इस दिशा में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत की उत्सर्जन दर में आई कमी के कई कारण माने जा रहे हैं। इनमें वन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि और गैर जीवाश्म उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजना जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शामिल हैं। इसके अलावा औद्योगिक, ऑटोमोटिव और ऊर्जा क्षेत्रों में उत्सर्जन को लक्षित करने से भी उत्सर्जन तीव्रता में भारी कमी आई है। वहीं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली का उत्पादन मार्च 2023 तक 25.3% था।
हालांकि 3 साल पहले गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित बिजली का उत्पादन लगभग 24.6% था। आपको बता दें कि गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित बिजली में पनबिजली, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। मौजूदा समय में थर्मल पावर स्टेशन द्वारा 73% बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो साल 2019 में लगभग 75% था। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें जलवायु परिवर्तन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। 190 से अधिक देश UNFCCC के सदस्य हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा वैश्विक दृष्टिकोण पर कार्य करने के लिए संस्था द्वारा वर्ष के अंतिम 2 सप्ताह में वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि सिंचाई के लिए 70 से 80% भारतीय किसान भूजल पर निर्भर हैं। यह रिपोर्ट बेंगलुरु स्थित संगठन WELL लैब्स द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट में कुल 6,881 ब्लॉक्स को शामिल किया गया, जिनमें 1,499 ब्लॉक्स में भूजल की गंभीर स्थिति पाई गई। शोध में तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। रिसर्च के मुताबिक भारत में 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे खेत अभी भी वर्षा पर आश्रित हैं। उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। इसके कारण छोटे किसानों की आय और आजीविका को खतरा है। रिपोर्ट में भूजल की गंभीर स्थिति को लेकर कुछ सुझाव भी साझा किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ राज्यों में फसलों में विविधता का अभाव, जबकि विविधीकरण के माध्यम से भूजल के दोहन में कमी लाई जा सकती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु और तेलंगाना में ज्यादातर चावल उगाया जाता है, वहीं हरियाणा और पंजाब में बहुतायत रूप से गेहूं की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में तो किसान तीनों मौसमों में चावल उगाते हैं। हालांकि खरीफ सीजन में चावल और रबी में गेहूं के साथ दाल उगाने का चलन है। तमिलनाडु और पंजाब की तुलना में ये पैटर्न कहीं अधिक टिकाऊ है। क्योंकि चावल की फसल में पानी की ज्यादा खपत है, इसलिए फसलों में बदलाव कर पानी की मांग में कमी लाई जा सकती है। साथ ही किसान चावल की बजाय दाल जैसी अन्य फसलों की खेती करके बेहतर कमाई करने में भी सक्षम हो सकते हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी भारत के भूजल की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा उपयोग करता है। साथ ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और जनसंख्या देश के भूजल संसाधनों पर दबाव डाल रही है। हालांकि इन हालातों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें अटल भूजल योजना और PM कृषि सिंचाई योजना शामिल है। हाल ही में IWC यानी अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग ने वाक्विटा पोर्पोइज नामक समुद्री जीव के विलुप्त होने की चेतावनी जारी की। IWC के मुताबिक विश्व में मात्र 10 वाक्विटा जीवित बचे हैं। दरअसल ये समुद्री जीव केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी तथा मेक्सिको के उत्तरी भाग में पाया जाता है। आयोग के मुताबिक साल 1997 में वाक्विटा की आबादी लगभग 570 थी, लेकिन साल 2018 में इनकी संख्या घटकर मात्र 10 रह गई है। इनकी आबादी कम होने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। दरअसल वाक्विटा को टोटोबा के लिए बनाए गए गिलनेट में बायकैच के रूप में पकड़ा जाता है। आपको बता दें कि टोटोबा एक प्रकार की मछली है जिसका इस्तेमाल मुख्यतः चीन के व्यंजनों में किया जाता है। टोटोबा को पकड़ने के लिए जिस गिलनेट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें फंसकर कई बार वाक्विटा की मौत हो जाती है। मुख्यतः गिलनेट के कारण ही इनकी आबादी में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा गिलनेट से खुद का बचाव करने के लिए प्रजाति अपने निवास स्थान से विस्थापित हो जाती है। चूंकि ये प्रजाति गर्म पानी के क्षेत्र में निवास करती है और विस्थापन के कारण ठंडे पानी या अन्य क्षेत्रों में चली जाती है, इसलिए ये प्रजाति अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाती है। आपको बता दें कि वाक्विटा पोर्पोइज दुनिया का सबसे छोटा और दुर्लभ समुद्री स्तनधारी जीव है। यह आकार में व्हेल, डॉल्फिन की तुलना में छोटी होती है। इसका सिर गोल होता है और इसके मुंह पर आंखों के चारों ओर काले धब्बे होते हैं। इसकी लंबाई अधिकतम 5 फीट तक हो सकती है। आपको बता दें कि IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में वाक्विटा को क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 108वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रकाशन जारी किया है। इसका शीर्षक है भारत के 75 स्थानिक पक्षी। इस प्रकाशन के अनुसार भारत कुल 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, जो वैश्विक पक्षी विविधता के लगभग 12.40% का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें कुल 78 प्रजातियां देश में स्थानिक हैं। इनमें से 3 प्रजातियों को पिछले कुछ दशकों से देखा नहीं गया है, जिनमें मणिपुर ब्रश बटेर, हिमालय बटेर और जैडन कॉरसर शामिल हैं। आपको बता दें कि यहाँ स्थानिक पक्षी का तात्पर्य ऐसे पक्षी से है जो किसी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके संरक्षण के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इनके आवास स्थल को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रकाशन के अनुसार पश्चिमी घाट में सबसे अधिक कुल 28 प्रजातियां शामिल हैं। अंडमान निकोबार से कुल 25, पूर्वी हिमालय से 4,
दक्षिण दक्कन के पठार से 1 और मध्य भारतीय वन से 1 प्रजाति शामिल है। साथ ही इन 78 प्रजातियों में से 25 प्रजातियों को IUCN द्वारा थ्रेटेंड, 3 को क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 5 को एंडेंजर्ड, 17 को वल्नरेबल और 11 को नियर थ्रेटेंड श्रेणी में शामिल किया गया है। प्रकाशन में पक्षियों की उपजातियों के अंतर, उनके विशिष्ट लक्षण, आवास स्थल, प्रजनन की आदतें और भोजन की प्राथमिकता जैसे आधारों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकाशन को जारी करने का उद्देश्य देश के स्थानिक पक्षियों के बारे में सभी को जानकारी उपलब्ध कराना और उनके संरक्षण के प्रयासों को उजागर करना। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। करंट न्यूज बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, हवाना सिंड्रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानसिक बीमारी का एक रूप है। यह रोग माइक्रोवेव विकिरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। यह बीमारी पहली बार वर्ष 2021 में सामने आई थी। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधेयक में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नामक एक नई संस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का स्थान लेगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन में शामिल गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, IMS फर्स्ट सैटेलाइट बस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, सैटेलाइट बस को इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, इसे अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज कंपनी को हस्तांतरित किया गया है। तीसरा, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज कंपनी एक निजी कंपनी है। अगला प्रश्न है, वॉकविटा पोर्पोइस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का समुद्री जीव है। यह केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी तथा मैक्सिको के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यह IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, UNFCCC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसमें 190 से अधिक देश शामिल हैं। इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसमें से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, उपरोक्त सभी या कोई भी नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो मलेरिया की रोकथाम में बड़ा हथियार साबित हो सकता है। दरअसल पर्यावरण में TC1 नाम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया स्ट्रेन मलेरिया को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। शोध के अनुसार यह बैक्टीरिया एक बार मच्छरों के अंदर घुस जाए तो फिर उनके पूरे जीवन काल तक वहीं रहता है। यह बैक्टीरिया हार्मीन नामक एक मॉलिक्यूल का स्राव करता है जो मच्छर की आंत में मलेरिया पैरासाइट की शुरुआती विकास को रोकता है। गौरतलब है कि इस बैक्टीरिया ने मच्छरों के मलेरिया फैलाने की क्षमता को करीब 73% तक कम कर दिया है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल की काली गंडकी नदी में पाए जाने वाले पत्थर शालिग्राम दुर्लभ होते जा रहे हैं। दरअसल हालिया एक शोध में ऐसा पाया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिम नदियां तेजी से पिघल रही हैं। इसी कारण हिमालय पर्वत से निकलने वाली काली गंडकी नदी के मार्ग में परिवर्तन नजर आ रहा है। गौरतलब है कि काली गंडकी नदी का उद्गम तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई पर है। हालांकि ग्लेशियर के लुप्त होने के कारण यह नदी छोटी होती जा रही है, साथ ही उन जीवाश्म तलों से भी दूर जाती जा रही है जिनमें शालिग्राम बनने के लिए आवश्यक अमोनिया है। इसी वजह से नदी में हर साल कम शालिग्राम दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। इसे हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी पूजनीय माना जाता है। वहीं अमोनिया की बात करें तो यह शैलधारी सेफलोपॉड थे जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गए हैं। हालांकि इनके जीवाश्म दुनिया भर में पाए जाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मालाबार अभ्यास की शुरुआत की गई। 11 अगस्त से शुरू हुआ यह अभ्यास 21 अगस्त तक चलेगा। यह एक नौसैनिक अभ्यास है और यह इस बार इसका 31वां संस्करण है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं शामिल हैं। ये चारों देश क्वाड संगठन के भी सदस्य हैं, जिसका प्रमुख मकसद इंडो पैसिफिक को खुला और मुक्त नौवहन योग्य बनाना है। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र को समावेशी बनाना है। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। बता दें कि मालाबार अभ्यास को पहली बार 1992 में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था।
देश में गिद्धों की कम होती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने केटोप्रोफेन और एक्सिलोफेनॉक दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी जानवर को एक्सिक्लोफेनॉक दवा दी जाती है तो वह डाइक्लोफेनॉक में बदल जाती है। डाइक्लोफेनॉक दवा गिद्धों के लिए बेहद खतरनाक होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार द्वारा उठाया गया कदम गिद्धों की संकटग्रस्त स्थिति में गेम चेंजर साबित हो सकता है। गौरतलब है कि इसके पहले भी सरकार ने साल 2004 में डाइक्लोफेनॉक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल यदि किसी मृत जीवों के शरीर में इन दवाओं का अंश मौजूद है और गिद्ध इनका सेवन कर लेते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। हाल ही में भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य देश में प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही डेवलपर्स को सशक्त बनाना है, जिससे वे एक स्वदेशी वेब ब्राउजर बना सकें। खबरों की माने तो ब्राउजर में सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही सुरक्षित लेन देन और डिजिटल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो टोकन का प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल रंग कार्यक्रम की सराहना की। यह कार्यक्रम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। महोत्सव एक प्रकार का थिएटर कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम को मनाए जाने का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल व्यक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालना है। यह महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांतों के समान है। हाल ही में विश्व शेर दिवस मनाया गया। इसे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को शेरों और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करना है। इसे पहली बार साल 2013 में मनाया गया था। बता दें कि IUCN की लाल सूची में शेर वल्नरेबल श्रेणी में शामिल है, जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये अनुसूची 1 में शामिल है। गौरतलब है कि इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें प्रोजेक्ट लायन और एशियाई और शेर संरक्षण परियोजना आदि शामिल है। साल 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल शेरों की संख्या 674 है। हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 को संसद से मंजूरी मिल गई है। विधेयक के तहत NITIE यानी राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान का नाम बदलकर भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई कर दिया जाएगा। साथ ही NITIE मुंबई देश का 21वां और महाराष्ट्र का दूसरा IIM बन जाएगा। बता दें कि साल 1963 में NITIE की स्थापना की गई थी। इसी साल 2023 में NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा प्रबंधन श्रेणी में 7वां स्थान प्रदान किया गया है। बीते दिनों चीन ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ नियम जारी किए हैं। इनमें AI सेवा प्रदाताओं को चेतावनी दी गई है कि वे ऐसे किसी भी कंटेंट का उत्पादन न करें जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचे। साथ ही AI सेवा प्रदाता एल्गोरिदम को इस प्रकार से डिजाइन करें कि जातीयता, देश या क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचा जा सके। नियमों के तहत कंपनियों को यह सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल या चैटबॉट किसी भी प्रकार की झूठी और हानिकारक जानकारी न बताए। गौरतलब है कि चीन दुनिया का पहला देश है जो OpenAI के ChatGPT अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स या उपकरण के विनियमन को नियंत्रित करता है। बता दें कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो और कोड को बनाने के लिए किया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु के कीलाडी क्षेत्र में संगम युग की क्रिस्टल क्वार्ट्ज से निर्मित वजन इकाई प्राप्त हुई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि क्वार्ट्ज संभवतः 600 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि का है। प्राप्त हुई क्रिस्टल क्वार्ट्ज गोल आकार की है। पुरातत्व विभाग के एक विशेषज्ञ के अनुसार क्रिस्टल या खनिज पदार्थों का उपयोग वजन मापने वाली इकाइयों के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे सटीक परिणाम देते हैं और जलवायु पर निर्भर नहीं होते हैं। इसके अलावा पुरातत्वविदों को एक टेराकोटा, होप स्कॉच, एक लोहे की कील, काले और लाल बर्तन और लाल फिसले हुए बर्तन भी मिले हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।